1950 में आया आर्टिकल 25। कांग्रेस 1950 में आर्टिकल 25 को लेकर आई, जिससे धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी गई। और सबसे ज्यादा किसका धर्म परिवर्तन हुआ ये सब जानते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेहरू 1950 में आर्टिकल 28 लेकर आए और हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक छीन लिया। लेकिन आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा के बाद निशाने पर थी धार्मिक संस्थाएं। 1951 में HRCE एक्ट, 1951 में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट लेकर आए। उन्होंने कारण दिया कि बड़े मंदिरों का रखरखाव सही से हो सके, लेकिन इसकी आड़ में कब्जे कर लिए, जिसके तहत भारत में मौजूद बड़े बड़े मंदिरों का प्रबंध सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और मनमाने ढंग से इनकी संपत्ति का दुरुपयोग किया। और ये सिर्फ हिंदुओं के मंदिर पर लागू था, बाकी धर्मों या धार्मिक स्थल पर लागू नहीं था। 1956 में हिंदू कोड बिल आया। 1956 में नेहरू सरकार हिंदू कोड बिल लेकर आई, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। मतलब एक ही है, देश में एक जाति कर संविधान कानून से और दूसरी अपने धर्म के कानून के हिसाब से, और आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से कतराते हैं। कांग्रेस ने लगाई आरक्षण की आग। कांग्रेस आरक्षण लेकर आई, जिससे हिंदुओं को बांटने का काम किया गया, जिससे सबसे बड़ा नुकसान हिंदुओं को हुआ। आरक्षण की देश में जरूरत थी, लेकिन मक्कार कांग्रेसी इस योजना को 10 साल लागू करने की बजाय इसे बढ़ाते चले गए और न ही इससे लोगों को सशक्त बना पाए, जबकि लोगों को इसकी लत लगा दी गई। इंदिरा का कार्यकाल। साल 1976 में इमरजेंसी के दौरान ही इंदिरा ने संविधान में सेक्युलर शब्द को जबरदस्ती घुसा दिया, जिसको लेकर संसद में कोई चर्चा तक नहीं हुई। मतलब कि हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी भारत हिंदू देश नहीं कहलाया जा सकता, जबकि आप हमारे आसपास देखेंगे तो सभी मजहबी देश हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं बचा। इसके बाद हिंदुओं के कानूनी अधिकार और इतिहास निशाने पर थे। 1991 में पूजा स्थल कानून। 1991 में कांग्रेस ने पूजा स्थल कानून बनाया, जो बेहद हिंदू विरोधी कानून था, क्योंकि इस कानून के तहत हिंदू, सिख और जैन मुगलों के कब्जे से मंदिरों को छुड़ाने के लिए लड़ाई ही नहीं लड़ सकते। उनके पास दलील सुनने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं छोड़ा गया। हमने लाखों मंदिर और उनका इतिहास खो दिया। 1992 माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बनाने के बाद अल्पसंख्यक आयोग बना दिया। ऐसा करके कांग्रेस ने धर्म विशेष के लोगों को स्पेशल दर्जा तो दिया ही, हिंदुओं को बांट दिया, जिसके तहत सरकार की हर योजना का सबसे ज्यादा फायदा धर्म विशेष के लोगों को ही मिलता है, जिससे कांग्रेस ने सांप को भी मार दिया और लाठी को भी नहीं टूटने दिया। मतलब साफ है, हिंदुओं को भी बांट दिया और धर्म विशेष के लोगों को भी खुश कर दिया। जब देश सेकुलर बना दिया तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की जरूरत ही क्या थी। 1995 में वक्फ बोर्ड कानून। 1995 में वक्फ बोर्ड कानून बनाकर कांग्रेस ने एक और महापाप किया। वक्फ बोर्ड को असीमित शक्ति दे दी गई। आज स्थिति ये है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा कर दे तो कोर्ट से भी कोई मदद नहीं मिलेगी। रेलवे और रक्षा के बाद संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब सिर्फ एक आखिरी बार बचा था, वो बार था राम सेतु एफिडेविट। राम सेतु एफिडेविट बनाया। हिंदुओं ने फिर 2004 में कांग्रेस को चुन लिया, तो कांग्रेस ने इसका इनाम देते हुए राम सेतु एफिडेविट बनाया और भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया और काल्पनिक बताया। आस्था और धर्म पर वार करने के बाद अब कांग्रेस ने हिंदुओं को ही बदनाम करने का प्लान बना लिया। 2009 में हिंदू आतंकवादी घोषित। 2009 में फिर से हिंदुओं ने कांग्रेस को चुना, तो उसके बदले में कांग्रेस ने हिंदुओं को ही टेरर घोषित कर दिया। कांग्रेस ने बहुत ही चालाकी से एक एक कर हिंदुओं के धर्म, अधिकारों और शिक्षा के अधिकार को छीन लिया, लेकिन हिंदू फिर भी कांग्रेस को नहीं समझ पाया। औरंगजेब ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया, तो कांग्रेस ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए संविधान का इस्तेमाल किया। फिर भी कांग्रेस ही बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। 5 मई 1739 को आखिर सफेद निशान के साथ पोर्तुगीज वकील पेड्रो बारात वसई किले के नीचे विजयी मराठाओं के चिमाजियाप्पा के शिविर में आ गया। 5 मई से 12 मई संधि की 12 शर्तें इन दोनों में तय की गई। 13 तारीख को वसई किले के अंदर मराठाओं ने विजयी प्रवेश किया। शर्तें जैसे पुर्तगाली सेना बैंड बाजे के साथ किले से सुरक्षित जाने दी जाए। अहंकार देखो, अहंकार कम नहीं हुआ। हार के जा रहे हैं लेकिन बैंड बाजे के साथ जा रहे हैं। दूसरी, वसई गांव से जो बाहर जाना चाहते हैं
उनकी स्थावर और जंगम जायदाद मराठाओं के पास रहेगी। ये चिमाजी अप्पा ने अधोरेखित करके लिखा है शायद। बचा हुआ सब गोला बारूद, छोटी तोपे, बंदर में खड़े जहाज, उनको छोड़ दिया जाए। ईसाई धर्मगुरु को सुरक्षा दी जाए। पोर्तुगीजों को अपनी मालमत्ता ले जाने का परवाना चिमाजी अप्पा दे दे, जिसका विरोध चिमाजी अप्पा ने जमकर किया और बाद में सारी जायदाद, पोर्तुगीजों की सारी जायदाद उचित दाम दे के खरीद ली। मित्रों, इतिहास में ये बहुत बड़ी अद्भुत घटना है कि एक विजयी राजा ने पराभूत सेना की जब्त की जायदाद पैसा देकर खरीदी है। आप बताओ, सिर्फ भारत में ये हो सकता है? कहीं दूसरी जगह विश्व में लिखित इतिहास में 2000 साल में ये कहा हुआ है कि एक विजयी राजा पराभूत सेना की सारी जब्त की जायदाद पैसा दे के खरीदता है? और विशेषता सुनो मित्रों इसकी, वसई का एक भी चर्च तोड़ा नहीं गया। एक भी पोर्तुगीज हो या हजबी की वो मोमिना हो, उसकी प्रताड़ना वसई में नहीं हुई है। शर्तों को ठीक ढंग से अमल में लाने के लिए चिमाजी अप्पा ने पेड्रो बार्रात को 7 दिन अपने पास रखा जमानत के तौर पे। गोरे जहां भी गए, हर वो प्रांत के मूल निवासी जो थे उनका संपूर्ण निपात करके वो बाहर से निकले हैं। चीन, अमेरिका से रेड इंडियन गायब, मेक्सिको से माया गायब, जो कुछ थोड़े बचे हैं वो बेचारे बहुत अंदर तक जंगल में थे। गोरे आज तक उन 300 साल हो गए वहां पे पहुंचे नहीं है, इसलिए वो बचे। बोलीविया वाले तो बेचारे अपनी भाषा, लिपि और संस्कार सब भूल गए। अर्जेंटीना को देखो, अर्जेंटीना की मातृभाषा अब स्पेनिश है। हद है यार, अर्जेंटीना की मातृभाषा इन्होंने यूरोपियन कर दी। हाँ, हद है। अरबों का देखो, अरबों ने तो इस्लाम पूर्व इतिहास, अपना हजारों साल का इतिहास ही अरबों ने मिटा दिया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है मित्रों। 340 गांव मराठाओं ने वसई विजयी से स्वराज्य में जोड़े हैं। उसमें 8 शहर थे, 20 किले थे और वसई और ठाणे जैसे बड़े शहर भी थे। इसके अलावा 25 लाख कीमत का गोला बारूद मराठाओं के पास आ गया। 25 लाख मित्रों 1739 की कीमत है। आज की कीमत लगा लो। 593 छोटी बड़ी तोपें पोर्तुगीजों की मराठाओं ने बेकार कर दी। पोर्तुगीजों को इस युद्ध से तकरीबन 22 लाख रुपए की चपत पड़ी है। यहाँ 1739 में वसई में मराठा और पोर्तुगीज लड़ रहे थे। वहाँ खबर आ गई कि मार्च 1739 में ही माना जियांगरे ने करंजा काबिज कर लिया। चलो, और पोर्तुगीजों का हाल कर दिया। अगले 6 महीने में उसने पोर्तुगीजों का रेवदंडा और चोल भी हाथ में ले लिया और वहाँ से पोर्तुगीजों को भगाया। आगे फिर दिसंबर में 39 में पोर्तुगीजों ने गोवा से थोड़ी बहुत कुछ मदद भेजी और फिर संधि करके पैसा लेके आंग्रे वहाँ से निकल गया। तो इसका मतलब है तकरीबन 6 महीने वो सारा पोर्तुगीज इलाका आंग्रे के पास ही था। लेकिन पोर्तुगीजों को चिंता तो चोल की थी। अंग्रेजों को मुंबई 1740 में चोल बेचने का निर्णय पोर्तुगीज ने लिया, लेकिन अंग्रेजों ने असमर्थता दिखा के उसे पोर्तुगीज को पेशवे को बेचने की सलाह दी। तद्वत फिर पोर्तुगाली वकील जो था ये सितंबर 1740 में नाना साहब से मिला। विशेष बात यह है मित्रों कि ये जब नाना साहब से मिला ना सितंबर में, तो ये पोर्तुगाली वकील के साथ कैप्टन इचवर्ड भी था। ध्यान रखो, इचवर्ड का नाम आगे आएगा। इसके बाद एक तरह से
पोर्तुगीज आप देखो 1961 तक यानी 1961 तक भारत में गोवा में सीमित रहे। में हमारे भारतीय राजकीय राष्ट्रीय पटल पर पोर्तुगीज हमेशा के लिए नेपथ्य में चले गए हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने वो फॉरेस्ट के बारे में बताया था, जिसका पुस्तक गूगल पे अवेलेबल है। फॉरेस्ट कहता है कि 1738-1739 में पोर्तुगीज बार बार अंग्रेजों से मदद की गुहार लगा रहे थे। 1 जनवरी 1939 का एक पोर्तुगीज का पत्र है। पत्र में पोर्तुगीज अंग्रेज को लिखता है, मरहट्टे तो सबके शत्रु है, हम दोनों यूरोपियन एक दूसरे से यूरोप में तो स्नेह व्यवहार करते हैं, लेकिन यहाँ आप मरहट्टों को गोला बारूद बेच रहे हो। आज हमारा साष्टी गया है, कल आपका मुंबई भी जा सकता है। इसे शायद हिंदी में बेबसी कहते हैं। घोर निराशाजनक पत्र मुझे लगता है। प्रेसिडेंसी का उत्तर भी पोर्तुगीज को गया है। प्रेसिडेंट भी कहता है ये निश्चित है कि मराठा किसी का नहीं है, हमारे पीछे तो वो पड़ेगा ही। आखिर में लिखता है आपको मदद करने की मनीषा है। हाँ, कितना धूर्त अंग्रेज है देख लो। अबे ये तो सामान्य सी बात है कि मराठा और पोर्तुगीज में के झगड़े में अगर पोर्तुगीज को मराठा निपटता है तो वो फायदा अंग्रेजों का ही है, उनके ही पक्ष में है ये। वैसे फिर ये फरवरी का पत्र मैंने बताया, फिर 27 फरवरी 1939 को जाके अंग्रेजों ने गोला बारूद की मदद पोर्तुगीजों को भेजी है। 28 मार्च 1939 का एक पोर्तुगीज का पत्र है, वही फॉस्टर ही लिखता है। इस वसई के मेजर ने ये पत्र लिखा है अंग्रेजों को। बड़े संकट में फंस गए हैं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। अंग्रेज और मराठा ने गोवा का रास्ता भी रोक दिया है। मदद लेके आने वाले 2 सैनिक को सावंतवाड़ी के सावंतों ने कैद कर लिया है। अब तो वसई के सारे मंदिरों का सोना चांदी भी मैंने पिघलवाया है। कुछ भी करो, 1 लाख रुपए नगद बिना विलंब भेज दो। अंग्रेज को लिख रहा है ये पोर्तुगीज मेजर। आदमी भेज रहा हूं। मित्रों, धूर्त अंग्रेज ने 1 कौड़ी नहीं भेजी है इनको, उल्टा जवाब दिया हमारे पास पैसा देने का अधिकार ही नहीं है। पोर्तुगीज शायद हताश हो गया। 15 दिन मिन्नतवारी करके 15 दिन में 2 बार अपने आदमी को मुंबई को भेज के भी उसके हाथ निराशा लगी। आखिरकार जाके 17 अप्रैल को 15,000 और कुछ कारागिर अंग्रेजों ने पोर्तुगीज को भेजे हैं। 15 दिन बाद मिन्नतवारी करके 17 अप्रैल को भेजे हैं। वही 28 अप्रैल को वही मेजर का अंतिम खत भी मुंबई पहुंचता है, और ये वही मेजर है पोर्तुगीज। वो लिखता है अब हमारे बचने की कोई आशा नहीं है। यही हुआ मित्रों, 13 मई को वसई में पोर्तुगीज बड़ी हार अपना के बेआबरू होके वसई से निकले हैं किले से बाहर, लेकिन बैंड बाजे के साथ निकले हैं अहंकारी ये। संधि के अनुसार 16 मई को पोर्तुगीजों ने वसई छोड़ा है। 800 पोर्तुगीज बचे हुए जवान बाद में मुंबई पहुंचे, जो अक्टूबर तक मुंबई अंग्रेजों के सहारे लुके। अंग्रेज उन्हें 4,000 प्रतिमाह कर्ज देने लगे थे। 800 जवानों का खर्चा 4,000, और वो भी मदद नहीं की, कर्जा दे दिया। ये इतने हरामी हैं अंग्रेज। और जहाज की मरम्मत के लिए कुछ 14,000 रुपये अंग्रेज़ों ने पोर्तुगीजों के हाथ में पकड़ा दिए और बाद में हाथ ऊपर कर लिए। अब क्या होगा इन 800 का,
बेहाल हुए मुंबई में, भूखमारी होने लगी उनकी। फिर जाके पुर्तगाली राजा शायद जग गया और दिसंबर में वे सब पुर्तगाल निकल गए। पुर्तगालों को मित्रों भ्रम था कि जो अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका में उन्होंने किया था ना कांड, यही इधर भी होगा। बस 10-15 हजार सैनिक बहुत हो गए यार, इससे हमारा काम भारत में चल जाएगा। लेकिन भारत ने उनका ये भ्रम और अहंकार है ना, उसको तोड़ मरोड़ दिया। वैसे ये बात बता दूं कि सभी जितने भी आक्रांता हमारे पास आए ना, सभी का अहंकार यहीं टूटा है। अलेक्जेंडर से आप शुरुआत कर लो, गलवान घाटी के चीनी तक आप देखो, सबका अहंकार टूटा है। चिमाजी अप्पा ने, मैं क्या कहते हैं, पूरी खाल खींच ली इन पोर्तुगीजों की। आंग्रे ने बाकी सारा काम पूरा किया। रेवदंडा चौल 8 महीने तक अपने पास रखा। वहाँ गोवा के सीमा पे सावंतवाड़ी के जो सावंत थे वो लगातार इनको परेशान कर ही रहे थे। अब तो उन्होंने बारडेस गांव भी ले लिया था। सीमा क्षेत्र का सारा टैक्स सावंत उठा के लेके जाते थे। वहां अंग्रेज अपनी चाल चल गए मित्रों। 1738-39 में पोर्तुगीजों के लिए बड़े कष्टदायी वर्ष सिद्ध हुए। बाजीराव की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही थी। अंग्रेज और पोर्तुगीज मन से तो काफी सारे डरे हुए थे। मराठा अपनी विजयी गाथा लगातार बढ़ा रहे थे। इसी वजह से 1740 में पुणे जाके पोर्तुगीज वकील को इंचगार्ड ने पोर्तुगीज वकील को पुणे ले गया और संधि वार्ता करने का प्रस्ताव दे दिया। चौल का सौदा पुणे में हुआ। पोर्तुगीजों की जान छूटी। चौल और मरोड़, ये मरोड़ आपको पता है ना मुंबई में पड़ता है। और ये कहाँ पड़ता है? हाँ, मुंबई शहर में ठाणे के पास पड़ता है। ये 2 गांव किले के साथ मराठाओं को सुपुर्द करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। मराठे तो वैसे ही जीतने वाले थे। साष्टी और वसई के विजय से अंग्रेज भी अंदर से बहुत सारे हिल गए थे। बहुत हलचल हो रही थी। इस अधिकारी को उधर भेजो, उधर भेजो, इधर भेजो। फूट टूट की कोशिश करो, रिश्वत देने की कोशिश करो। कपट तो अखंड 2 महीने चल रहे थे, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अब यहाँ वहाँ सिद्धि भी 1740 आते आते कमजोर पड़ गया था। दिल्ली वाले सड़क चाप बस अपनी अय्याशी में ही मस्त थे। अंदर से पूरे खोखला हो गए थे ना। बचाता क्या उनमें? कुछ नहीं बचाता, सिर्फ अय्याशी और वो उनका दरिंदा बेबस डीएनए, बस वही बचाता। बुढ़े मोमिन बादशाह ने जैसे अपने सारे प्रांत को क्या कहते हैं, तिलांजलि दे रखी थी सारे भारतवर्ष के अपने प्रांत को। और उसी का परिणाम है मित्रों, सभी भारतवर्ष में 563 रियासतों ने 1750 आते आते जन्म ले लिया था। सारे स्वतंत्र कारभार 1750 के आसपास कारभार करने लगे थे। अंग्रेजों के दोगलापन का परिचय मराठाओं को यहीं पता चला। उनके स्वार्थी और कपटी स्वभाव से मराठा पहली बार अवगत हो गए। 4 जून 1739 वार्ता करने के लिए कैप्टन इंचवर्ड वसई से चिमाजी अप्पा से मिला। वही झूठा सब प्रेम स्नेह, वही पुरानी व्यापारी भाषा, भेंट वस्तु, दारू की बोतल प्रेजेंट करना वगैरह वगैरह सब हुआ। चिमाजी अप्पा ने उल्टा इंचवर्ड को अच्छी तरह से रगड़ाया, उसको बहुत जबरदस्त हड़का के उसको बेइज्जत किया है। क्योंकि फरवरी में मित्रों
अंग्रेजों ने पोर्तुगीजों को गोला बारूद पहुंचाया था और बिना चिमाजियप्पा के जानकारी के पहुंचाया था। चिमाजियप्पा ने बहुत जबरदस्त हड़काया उस इंचवड़ को। अच्छा, वो कम था तो शाहू से स्वतंत्र मुलाकात भी अंग्रेजों ने की, वो भी चिमाजियप्पा को खटक रही थी। यानी पेशवा और शाहू में फूट डालना है नहीं डालना है, अगर डालना है तो कैसा डालना है, ये प्लानिंग चल रही थी मुंबई में अंग्रेजों की। हाँ, चिमाजियप्पा ने वो इचवर्ड के सामने उजागर कर दिया। इचवर्ड के साथ भी चिमाजियप्पा ने कुछ शर्तें तय की थी, लेकिन कोई पुस्तकों में मुझे ना उसका उल्लेख मिला, ना भविष्य में इन शर्तों पर शर्तों का परिणाम क्या हुआ ये पता चलता है। पता नहीं, अगर किसी श्रोतागण के पास हो कि भाई इचवर्ड के साथ चिमाजियप्पा ने क्या शर्तें तय की थी, ये तो फॉस्टर ने लिखा है, तो शर्तें तो 100% शर्तें तय की होगी, लेकिन उस शर्तों का उल्लेख कहीं नहीं है, ना भविष्य में उस शर्तों का क्या हुआ उसका उल्लेख है। मुझे तो दिखाई नहीं दिया। चिमाजियप्पा इचवर्ड पे बड़े जोर से क्रोधित हो के बरसे हैं, क्योंकि ये गोरों के ना सब काले क्रियाकलाप थे ना, ये अब मराठाओं को समझ में आ गए थे। वंदे मातरम।